इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में दो ईश्वर हैं, एक स्वर्ग वाला ईश्वर और दूसरा मैं। अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में विनायक दामोदर सावरकर लिखते हैं कि जब वो पहली बार सेलुलर जेल पहुंचे, उन्हें जेलर डेविड बैरी के मुंह से यही शब्द सुनाई दिए। बैरी आगे कहता है, ये दीवार देख रहे हो, जानते हो ये इतनी नीचे क्यों है? क्योंकि इनके पार 1000 मील तक सिर्फ समंदर है, इसलिए इस जगह से भागना असंभव है। डेविड बैरी जिस जेल की बात कर रहा था, हम उसे काला पानी के नाम से जानते हैं। अंडमान की सेलुलर जेल को काला पानी क्यों कहते थे? क्या है भारतीय इतिहास की सबसे कुख्यात जेल की कहानी और क्यों इसके नाम से ही लोग थरथराने लगते थे, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इसमें आज हम बात करेंगे सेलुलर जेल उर्फ सजाया काला पानी की। काला पानी की कहानी शुरू होती है 1857 से। क्रांति के दौरान और बाद में भी जिन लोगों को पकड़ा गया, अंग्रेज उन्हें फांसी पर लटका देते थे या तो तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा देते थे। हालांकि सबका हश्र ऐसा हुआ नहीं, कईयों को कैदी भी बनाया गया। विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने इन्हें मेनलैंड से दूर भेजने की ठानी कि यहाँ आसपास कहीं भी नहीं होने चाहिए। ऐसे में चुना गया अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप भेजने के दौरान समंदर की यात्रा करनी पड़ती थी। उस दौर में हिंदुओं के बीच एक मान्यता थी कि अगर समंदर की यात्रा कर ली तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों को जात बाहर कर दिया जाता था, इसलिए समुद्र के पानी को काला पानी कहते थे और इसी कारण अंडमान की कैद को नाम मिला काले पानी की सजा। 1857 के बाद 200 कैदियों को पहली बार अंडमान भेजा गया। 1868 में 700 कैदी कराची से भेजे गए। शुरुआत में इन लोगों को एक घरनुमा जेल में रखा जाता। 1890 तक कैदियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो चुका था। हालांकि तब अंडमान की जेल की वो सूरत नहीं थी जो बाद में जाकर बनी। मेनलैंड की जेलों के मुकाबले, यानी जो भारत था उसकी जेलों के मुकाबले अंडमान में ज़्यादा आज़ादी मिलती थी, इसलिए कैदी यहाँ आना प्रेफर करते थे। 1890 में 2 अंग्रेज अधिकारियों को इस बात में दिक्कत दिखाई देनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि जेल के नाम पर आज़ादी ऐसे कैसे चलेगा। चार्ल्स लॉयल और A.S. लेथब्रिज, इन दोनों ने एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के सामने पेश कर दी, जिसमें एक नई जेल बनाने की मांग रखी गई और साथ में यह सुझाव भी दिया गया कि यहाँ आने वाले कैदियों के लिए कठिन वातावरण होना चाहिए। सरकार की मंजूरी के बाद 1896 में नई जेल का काम शुरू हुआ। इसके लिए बर्मा से लाल ईंटें मंगवाई गई और मजदूरी के लिए उन्हीं कैदियों का इस्तेमाल किया गया जो आगे चलकर इसमें रहने वाले थे। इस जेल का आकार भी अपने आप में अनूठा था और इस आकार के पीछे है एक दिलचस्प कहानी भी। दरअसल 19वीं सदी में ब्रिटेन में एक बड़े दार्शनिक हुए, नाम था इनका जेरेमी बेंथम। अब बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म नाम की विचारधारा के ध्वजारोहक थे, डंडा उठा के चलने वाले। यूटिलिटेरियनिज्म मोटा माटी कहें तो कहता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है ये इस बात से तय होगा कि वो कितने लोगों का भला करती है। यूटिलिटी क्या है? जिस तरीके से ज़्यादा लोगों का भला हो वो अच्छा। अब सुनने में ये बात आपको सही लगेगी, लेकिन इस विचारधारा के साथ एक समस्या है। इस दर्शन के अनुसार एक आदमी को मारकर अगर 5 लोग बचाए जा सकें तो वो ठीक होगा, तो एक को मारने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो बेंथम साहब ने इसी दर्शन के आधार पर बताना शुरू किया कि समाज का भला कैसे हो सकता है। पता नहीं क्यों, पर उनकी नज़र सबसे पहले जेलों पर गई। बेंथम साहब ने कहा कि जेल की बनावट में एक दिक्कत है। जेल में जितने कैदी होते हैं उसी अनुपात में गार्ड भी रखने पड़ते हैं, जिससे लोगों के काम की बर्बादी होती है, मैन आवर्स, वर्क आवर्स। इसलिए जेलों का आकार बदला जाना चाहिए। बेंथम ने जेल के आकार के लिए एक नया सुझाव दिया, जिसे उन्होंने पेनॉप्टिकॉन नाम दिया। ये नया डिजाइन कुछ ऐसा था कि एक ही गार्ड पूरी जेल पर नजर रख सकता था। बेंथम के जीते जी तो ये आइडिया कुछ खास पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन उनकी मौत के बाद सरकार ने सोचा व्हाई नॉट। हेंस अंडमान में जेल पेनॉप्टिकॉन डिजाइन के हिसाब से बनाई गई। कैसा था ये डिजाइन? एक साइकिल के पहिए की आप कल्पना कीजिए, एक डंडा और उसमें से निकली तीलियां। अंडमान की जेल में बीच में एक बड़ा सा टावर बनाया गया। टावर के ऊपर गार्ड के खड़े होने की जगह होती थी और साथ में एक घंटा लगा रहता था, ताकि कोई गड़बड़ हो तो घंटे की आवाज़ सुनकर सब चौकन्ने होंगे। इस टावर से बाहर की ओर साइकिल की तीलियों के आकार में 7 बिल्डिंग्स बनी हुई थी। एक बिल्डिंग को एक विंग कहा जाता था। हर विंग 3 माले की थी, जिसका एक कमरा 14.8 गुणा 8.9 फुट आकार का था। 15 बाय 9 कह लीजिए आप।
पूरी जेल में ऐसे 696 सेल थे और इन्हीं सेल्स के कारण इस जेल को सेलुलर जेल का नाम मिला। ये सेल यानी कमरे खास इस तरह बनाए गए थे ताकि कोई किसी दूसरे कैदी से कांटेक्ट न कर सके। जेल की हर विंग का मुंह दूसरे विंग की दीवार की तरफ बना हुआ था। हर कमरे में लगभग 9 फीट की ऊंचाई पर एक रोशनदान बना था जिससे हवा और रोशनी बाहर आ जा सकते थे। साल 1906 में इस जेल का निर्माण पूरा हुआ, जिसके बाद भारत के सबसे खूंखार मुजरिमों के साथ साथ राजनैतिक कैदियों को भी यहां भेजा जाने लगा। जेल में कैदियों के साथ व्यवहार कैसा होता था, इसके लिए एक कैदी की सामान्य दिनचर्या आपको बताते हैं। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह जोता गया एक शख्स लात घूंसे खाने के बाद जेल के अपने कमरे में सोया है कि तभी एक बड़ी सी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। सूरज अभी उगा नहीं है लेकिन उठना मजबूरी है, नहीं तो गार्ड आकर उठाएगा और साथ में कोड़े भी बरसाएगा। 700 कैदियों के लिए निवृत्त होने का समय निर्धारित किया गया है, कुल 1 घंटा। 1 घंटे में सबको करना है। नहाने को पानी नहीं है और पीने के लिए जैसा पानी मिला है उससे कोई आदमी मुंह भी नहीं धो सकता। इसके बाद आती है खाने की बारी। हरे रंग के पानी के ऊपर तैरते कुछ पत्ते बर्तन में डाले जाते हैं, साथ में कीड़े वाली दाल। न खाओ तो भूखे रहो और अगर खा लिया तो 10 लगेंगे। खाने की औपचारिकता के बाद अब काम का वक्त आता है। काम पर जाते हुए भी हाथों में चेन्स हैं, गले से लेकर पैर तक बेड़ियां हैं। इसी हाल में सफाई का काम करना है या पेड़ों की कटाई करनी है या कोई दूसरी मजदूरी का काम करना है। हालांकि अगर आप राजनीतिक कैदी हैं तो आपके लिए यातना का विशेष प्रबंध होगा। कोल्हू जुता हुआ है लेकिन बैल नहीं है और बैल का काम करना है आपको यानी कैदी को। सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं 20 चक्कर में एक हट्टा कट्टा आदमी चक्कर खाकर गिर जाता था। उस कोल्हू को दिन भर जोतना पड़ता था। इस पूरे दौरान दिन भर में सिर्फ एक ब्रेक मिलता था खाने का। टॉयलेट के लिए भी एक्स्ट्रा समय आप नहीं ले सकते थे। बरीन घोष अपनी किताब द टेल ऑफ माई एग्जाइल में लिखते हैं एक दिन बकुल्ला नाम के कैदी को लैट्रीन से लौटने में देरी हुई। सिपाहियों ने उसे इतना मारा कि उसके कूल्हे की खाल उधड़कर लटकने लगी थी। यही हाल होता अगर किसी से बात करने की कोशिश आप करते, यहाँ तक कि अगर इशारा भी किया तो गार्ड जूतों से मारता था। हालांकि दिन इतने में ख़त्म भी नहीं होता था। कोल्हू के बैल का काम निपटाने के बाद एक और काम मिलता, नारियल के खोल से भूसी निकालना। इसके लिए नारियल के खोल को हथौड़े से मारना पड़ता है। इतने के बाद भी जान बची तो पुरानी रस्सियों को घिसकर उसके धागे अलग करने पड़ते थे, तब तक जब तक हाथ से खून न निकल जाए। हर काम के लिए टारगेट नियत था। कोल्हू से 10 लीटर तेल या 20 लीटर तेल और नारियल से 4 किलो झूस। शाम तक ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हथकड़ियों से बांधकर लटका दिया जाता था। पहली बार 3 दिन के लिए लटकाते थे, फिर 10 दिन के लिए। इस बीच गार्ड घुटनों के बीच एक डंडा फंसा देता था ताकि पैर फैले रहें। ये सब पूरा हो चुकने के बाद रात को जब कैदी अपने कमरे में पहुंचता तो देखता वहां 2 बर्तन हैं, एक पानी के लिए और दूसरा इसलिए ताकि अगर रात में टॉयलेट जाना पड़े तो उसी में कर लो। बर्तन भी इतना छोटा कि लोग फर्श पे ही फारिग हो जाते थे। कई जून की गर्मी हो या दिसंबर की ठंड हो, सोने के लिए सिर्फ नंगा फर्श उपलब्ध होता था। लोग इतने थक जाते थे कि उसी पर नींद आ भी जाती थी। इसके बाद दूसरा दिन शुरू होता, बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछला दिन शुरू हुआ था। अंडमान में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक ऐसे दिन गुजारे। सावरकर के अलावा श्री अरबिंदो घोष के भाई बरीन घोष, भगत सिंह के साथी और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सजा याफ्ता बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने अंडमान जेल की सजा काटी। 1932 में चटगांव आर्म्स रॉबरी केस में 300 क्रांतिकारी यहाँ भेजे गए। इन लोगों ने बेहतर अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की। 44 दिन चली भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों ने उनके गले में पाइप डालकर दूध उड़ेलने की कोशिश की। महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा के फेफड़ों में दूध चला गया, जिससे तीनों को निमोनिया हो गया और जान चली गई। अंग्रेजों की इस बर्बरता के बावजूद 1937 तक भूख हड़ताल का दौर चला और तब भारत में इन लोगों के लिए आवाज़ उठनी शुरू हुई। 1937 में गांधी और टैगोर ने इस मामले में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को एक टेलीग्राम भेजा। कांग्रेस ने यह मुद्दा ब्रिटिश सरकार के सामने उठाया। कई दौर की वार्ता के बाद अंत में 1938 में सेलुलर जेल्स के राजनीतिक कैदी मेनलैंड की जेल में भेजे गए, यानी भारत के कॉन्टिनेंटल इंडिया अगर कहें। काला पानी की जेल का अध्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। 1942 में जब जापान ने अंडमान पर कब्जा किया तो उन्होंने ब्रिटिश कैदियों को रखने के लिए सेलुलर जेल का ही इस्तेमाल किया। जापानी कब्जे के दौरान सेलुलर जेल की 2 इमारतें तोड़ दी गई। इससे पहले 1941 में आए भूकंप में जेल की बीच की इमारत को कुछ नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इसे नया बनाया गया। नई इमारत गोलाकार शेप में बनाई गई, जबकि पहले ये चौकोर हुआ करती थी।
आज़ादी के बाद जेल की 2 और इमारतें गिराई गईं, जिनके स्थान पर यहाँ स्थानीय लोगों के लिए एक 500 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया गया। इस जेल में सजा काट चुके कई स्वतंत्रता सेनानी जेल के गिराए जाने के विरोध में थे, इसलिए 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। आखिर में इस जेल से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको और बता देते हैं। माना जाता है कि काला पानी से कोई फरार नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जेल से फरार होने की 2 बार कोशिश हुई। दोनों कोशिशें हालांकि तब हुई थी जब सेलुलर जेल बनी नहीं थी। 1868 में 238 कैदी जेल से भाग निकले थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और जेलर ने 87 लोगों को फांसी पर चढ़ाया था। इसके बाद 1872 में 2 कैदियों ने लकड़ी की एक नाव बनाई और इसके सहारे वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचे भी। सर्वाइवर्स ऑफ आर हेल शीर्षक से छपे एक लेख में द गार्जियन ने इन कैदियों की कहानी बताई है। गार्डियन के अनुसार मेहताब और चोइटुन नाम के 2 कैदी एक ब्रिटिश जहाज के पास पहुंचे और एक झूठी कहानी सुनाई। दोनों ने बताया कि वो मछुआरे हैं और उनकी नाव टूट गई। इसके बाद दोनों जहाज में बैठकर लंदन पहुंचे। यहाँ दोनों को रहने के लिए कमरा दिया गया, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि सोते हुए अंग्रेज ने उनकी फोटो खींच ली और चारों तरफ फैला दी। दोनों को पहचान कर दोबारा पकड़ा गया और वापस अंडमान भेजा गया। खैर, इसी किस्से के साथ हम तारीख के शानदार एपिसोड को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।